कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द प्रीवियस क्लास। आज वहीं से अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये हमने पढ़ लिया था। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने कल एक बात करी थी दैट इट ओनली शोज दैट व्हाट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ये हमें पता चल जाता है किसके हेल्प से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हेल्प से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन दी U1 माइनस U2। This can also be written as V21 divided by U12, and this can also be said as separation velocity. Separation velocity after collision. Separation velocity after collision divided by approach velocity divided by approach velocity before collision. ठीक है, तो ये बात अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। नाउ एक्सपेरिमेंटली भी हम किसी भी वैल्यू को, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली भी हम किसी भी कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो पहले अपन एक चीज और बात कर लेते हैं। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू होती है 1, एंड फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E value is 0. So the coefficient of restitution for perfectly elastic collision is 0 and perfectly elastic collision के लिए 1। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में अपन ने एक रिलेशन देखा था, रिलेशन ये था V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ये किसके लिए निकल के आता था? फॉर इलास्टिक कोलिजन। इसीलिए E की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है? 1, क्योंकि पर्टिकुलरली फॉर्मूले के अंदर ऊपर है V2 माइनस V1, नीचे है U1 माइनस U2, और इसकी वैल्यू अगर सेम होगी तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये बात अपन पिछले क्लास के अंदर कर चुके थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास आता है कि एक्सपेरिमेंटली हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स। आइए उसी की बात करते हैं। experimental determination of restitution। रेस्टिट्यूशन का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन देखते हैं क्या रहता है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड वन डायग्राम। एक डायग्राम को समझते हैं। ये देखो एक रिजिड सीलिंग है। इस रिजिड सीलिंग से मैंने एक पर्टिकुलर पेंडुलम को ऐसे सस्पेंड कर दिया। ये लो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इस पेंडुलम का इनिशियल मास जो है वो कैपिटल M है। कैपिटल M से मैंने डिनोट कर दिया इस पे जो बॉब को मैंने लगाया है। चलिए, अब मैंने क्या किया, एक और दूसरा पेंडुलम लिया। ये लो यहां से सेम पॉइंट से सस्पेंड किया मैंने इसे, ठीक है। सेम लेंथ का पेंडुलम उठाया और इस बार इस पे भी एक बॉब लगा दिया। ये लो यहाँ पर, ठीक है। इस बॉब को यहाँ पर मैंने प्लेस करा और इसका मास ले लिया स्मॉल m। नाउ व्हाट हैपेंस, इनिशियली दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी? 0। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से देखिए। इसको मैं मान सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 0। नाउ u2 इज व्हाट? u2 इज इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल M बिफोर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन क्या वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की? इनिशियल पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, तो इक्वल टू मान लिया मैंने। क्या मान लिया? इक्वल टू 0 मान लिया। ये सिंपल सी बात मैंने यहां पर करी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्या देखा, हमने क्या किया, ये जो दूसरा मास था स्मॉल m, इसको यहां से रिलीज किया, जस्ट रिलीज्ड। जैसे रिलीज करूंगा तो इट विल मूव इन ए कर्व्ड फैशन लाइक दिस, ठीक है। इट विल मूव इन अ कर्व्ड फैशन लाइक दिस। इस तरीके से ये कर्व्ड फैशन में मूव करता हुआ इधर आएगा। इधर आएगा तो आके ये किसी से टकराएगा, आके ये किसी से टकराएगा।
टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा अपन उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हाइट फ्रॉम ग्राउंड पे थे, इनिशियली किस पे था, h हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन। ये जैसे ही आके इससे टकराएगा, ऑब्वियसली इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियली क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से फॉर इनिशियल वैल्यू या फिर इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल एम मास बिफोर कोलिजन, कोलाइड करने से पहले जो स्मॉल एम मास की, मत बोल देना कि सर ये तो किया तो उसको लिया जा मानना है। क्यों? क्योंकि टकराने से पहले वेलोसिटी तो यहाँ पर देखी जाएगी, ये जो शेड कर रहा हूँ वो वाला पोर्शन वहां देखी जाएगी, ठीक है। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी mgh और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। हम m से m को कट कर सकते हैं यहाँ पर, और v की वैल्यू, ठीक है, v यहाँ पर कौन सा है, v यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो u1 लिख दिया मैंने इसे, और इसकी वैल्यू निकल के आई 2gh अंडर रूट में। सो वी कैन से दैट under root 2gh. So this is the velocity it strikes the second मास, दूसरे मास को इतनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है, ये अपन जान गए। अब देखिए पिक्चर में क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद ये जो कैपिटल एम मास है ये तो हो सकता है थोड़ा ऐसे आगे निकल जाए, ये लो यहाँ पर पहुंच जाए, ऐसे इधर पहुंच, ठीक है, इधर पहुंच गया, इधर ऐसे पहुंच गया। और जो ये स्मॉल एम मास था, ये स्मॉल एम मास हो सकता है टकराने के बाद कहीं पीछे यहाँ पर आ गया हो, ठीक है, पीछे टकराने के बाद ये स्मॉल एम मास जो है ये इधर कहीं पे पहुंच गया, ये देखो ऐसे। सो मैंने आफ्टर कोलिजन जो पोजीशन थी उसको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया, और जो बिफोर कोलिजन थी उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया। सो देखो आफ्टर कोलिजन अब क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन द कैपिटल एम मास, आफ्टर कोलिजन द कैपिटल एम मास reaches to a point which is having height h2, and after collision the small m mass reaches to a point which is having height h1। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन कैपिटल M reaches to a point h2 and small m reaches the height h1। तो स्मॉल m h1 हाइट तक चला जाता है और कैपिटल M h2 हाइट तक चला जाता है आफ्टर कोलिजन। अगर आफ्टर कोलिजन ये इतनी हाइट तक जा रहा है, दैट मींस टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी, तो फिर से मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकता हूँ आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन कैसे निकालेंगे, वही चीज टेंशन एनर्जी जो क्रिएट हुई वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सो यहाँ से अपन एक बार m2 m कैपिटल M के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर कैपिटल M मास वी कैन से हाइट है capital H2 for capital M, the height is H2, so we can say mgh2 should be equal to half capital M v2 square। क्यों? क्योंकि इसकी टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी थी उसको मैंने v2 से डिनोट किया, एंड v2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 2gh2 आई अंडर रूट में। ध्यान से देखो अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर स्मॉल m के लिए अगर कैलकुलेट करूं, so we can write small m gh1 is equal to half small m v1 square, and the v1 value comes out to be under root 2gh1, and यहां से मेरे पास v1 की भी वैल्यू आई। अब देखिए ध्यान से बेटा, समझिए, वापस से डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में हमें क्या बोल रहा है, डायग्राम में हमें बोला कि इनिशियली ये आके एक दूसरे से टकराए, जब टकराते हैं तो स्मॉल m u1 वेलोसिटी से आता है और कैपिटल M जो था वो u2 वेलोसिटी से था, दैट वाज 0। टकराने के बाद m जो कैपिटल M मास है ये तो v2 वेलोसिटी से जाता है, और टकराने के बाद स्मॉल m मास v1 वेलोसिटी से जाता है। अब टकराने के बाद ये कैपिटल M मास h2 हाइट पे चला जाता है और स्मॉल m मास जो है वो h1 हाइट पे चला जाता है।
तो कितनी वेलोसिटी इससे गया होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई और v1 v2 को भी कैलकुलेट कर लिया इन द टर्म्स ऑफ हाइट. नाउ वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. ये हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है. इसके अंदर अपन v2 की वैल्यू रखें तो दिस विल बी अंडर रूट 2gh2 माइनस अंडर रूट 2gh1 डिवाइडेड बाय u1 कितनी वेलोसिटी से स्मॉल m आके टकराया तो वो पहले निकाल चुके हैं. देखो अंडर रूट 2gh, सो अंडर रूट 2gh माइनस कितनी वेलोसिटी पे कैपिटल M मास पड़ा था तो 0 वेलोसिटी पे पड़ा था, तो वी कैन राइट इट 0. 2g कॉमन आ रहा है, देखो पूरी इक्वेशन से कॉमन लेके कट कर सकता हूँ इसको. देखो ऊपर भी मैं लिखूंगा 2g, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट h2 माइनस अंडर रूट h1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट h अंडर रूट 2g. ये 2g से 2g कैंसिल. E की वैल्यू हाइट के फॉर्म में क्या निकल के आई अंडर रूट h2 minus under root h1 divided by under root h, and this is the value of coefficient of restitution if we are talking about experimental determination of it. एक्सपेरिमेंटली हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे निकालते हैं तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करके निकालते हैं. अब किसी को कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर तो आप फटाफट हैंड रेज करके मुझे बताइए कि सर ये डाउट है, आप दोबारा बता दीजिए फटाफट फास्ट. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट फास्ट मुझे बता सकते हैं. डायग्राम आपके सामने है. यस, हमने सबसे पहले क्या देखा दैट इनिशियली कैपिटल M मास वाज एट रेस्ट. इनिशियली कैपिटल M मास को आप अगर देखें तो ये रेस्ट पे दिख रहा है. स्मॉल m मास को देखें तो ये h हाइट पे है. स्मॉल m मास को देखें तो ये कहां पर है h हाइट पे प्लेस्ड है. चलिए यहां से जैसे ही मैं स्मॉल m को रिलीज करता हूं, स्मॉल m रिलीज करने पे जैसे ही ये नीचे आने लगेगा तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास शुरुआत में प्रेजेंट थी नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. एंड जो काइनेटिक एनर्जी इसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रहेगी उसी एनर्जी से आके ये स्ट्राइक करेगा. तो अपन ने उस एनर्जी को निकाला. ठीक है, हाफ, ठीक है, स्मॉल m v स्क्वायर, ठीक है, mgh. इसमें v की वैल्यू मैंने u1 क्यों ले ली क्योंकि ये बिफोर कोलिजन था, टकराने से पहले हम ये देख रहे हैं कितनी वेलोसिटी से आ रहा है. तो उसके लिए अपन ने ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया और जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वही अंडर रूट 2gh. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M मास वो तो अपन 0 मान चुके हैं. ठीक है, तो बिफोर कोलिजन ये कितनी है 0. चलिए इसके बाद अपन ने क्या देखा, हम निकालना चाहते हैं आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन जो भी वैल्यूज हैं आफ्टर कोलिजन velocity of small m and capital M are v1 and v2 respectively. हमने ऐसा मान लिया कि जब बाद में कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाती है तो कैपिटल M की वेलोसिटी हो जाती है v2 और स्मॉल m मास की वेलोसिटी हो जाती है v1. ठीक है, देखा ये गया that experimentally when they collide the capital M mass reaches to a height which is h2 from the ground और जो स्मॉल m है वो एक हाइट तक चला जाता है h1 पीछे की डायरेक्शन में. हमने ये देखा तो जितनी हाइट तक जाएगा दैट मींस उतनी ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी. तो हमने वापस से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और v1 और v2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करा. नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम जानते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. v2 और v1 की वैल्यू रखी, u1 की वैल्यू रखी एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द टर्म्स ऑफ हाइट मेरे पास कैलकुलेट हो गया और ये आंसर निकल के आया. यस, नाउ टेल मी, अपन ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा एक्सपेरिमेंटली. फटाफट बताइए सबको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं. फास्ट टेल मी एवरीवन. चलिए बहुत बढ़िया. Now let us move on to the next part in this chapter, which is perfectly inelastic collision. अब हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वो भी किसके अंदर, वन डायमेंशन में. किसके अंदर, वन डायमेंशन की बात करेंगे. आइए, टू डायमेंशन की बात लास्ट में करेंगे, थ्री डायमेंशन हमारे कोर्स में ही नहीं है. चलिए
तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि बिफोर कोलिजन मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये एक बॉडी, ये लो, ये मैंने एक बॉडी बनाई, फिर मैंने दूसरी बॉडी बनाई, ये लो दूसरी बॉडी बनाई, ऐसे। इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। दिस बॉडी इज हैविंग m1 मास, दिस इज हैविंग m2 मास, बोथ आर हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u1 बोल सकता हूँ और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u2 बोल सकता हूँ, और ऐसा मान लेता हूँ इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो m2 इज इनिशियली एट रेस्ट बट m1 इज कमिंग विद सम वेलोसिटी। नाउ दे विल कोलाइड। अब ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये लो कोलाइड करवाते, ये लो मैंने कोलाइड करवाया। कोलाइड करवाते ही इन पे फोर्सेस लगेंगे, दिस विल अप्लाई सम फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड इस पे एक फोर्स लगेगा पीछे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों पे फोर्सेस लगे। आफ्टर कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है। इसका मतलब अपन ऐसा मान सकते हैं दैट आफ्टर कोलिजन व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर कोलिजन they both are getting stuck with each other, they both are getting stuck with each other like this, and they both are now moving in same direction with some v velocity, ऐसा अपन ऐसा मान लेते हैं। So this is before collision, this is before, this is during collision what is happening, and this is after collision what is happening। तो तीनों की पिक्चर मैंने यहाँ पर फॉर्म करके आपको बता दी है, दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बी बॉडी। चलिए, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल टोटल मोमेंटम देखते हैं। ध्यान से देखिए, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, सो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, मास फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 प्लस फाइनल, देखो दूसरी बॉडी क्या है, दूसरी बॉडी है m2 का मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी m2 कितनी है, 0 है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर m2 u2 को 0 कर सकते हैं, एंड इनिशियल मोमेंटम मेरे पास सिर्फ m1 u1 के बराबर आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करी जाए, इफ वी टॉक अबाउट द फाइनल मोमेंटम, सो बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर, दोनों बॉडीज कोलाइड करने के बाद एक साथ आगे चलने लगती हैं v वेलोसिटी से। सो फाइनल मोमेंटम की अगर बात करी जाए, फाइनल मोमेंटम ये निकल के आएगा मेरे पास m1 प्लस m2 इंटू v। ऐसा क्यों, ऐसा हमने इसलिए बोल दिया कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियली ये आ रहे थे, इनिशियली m2 रेस्ट पे था, m1 पीछे से आया, टकराए दोनों और एक साथ आगे चलने लगे, दैट मींस दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और अपन ने फाइनल मोमेंटम को इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब मैं जब आपको कोलिजन के टाइप्स बता रहा था, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी, देयर विल बी सम लॉस, तो हम वो लॉस भी देखेंगे। सो पहले तो अपन क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन, ये लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से मैं v की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, तो दिस विल बी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में करके आगे u लिख सकता हूं। कौन सा u है ये, u1 है ये, कौन सा u1, क्यों u1, क्योंकि हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम हमने ये निकाला था, फाइनल ये निकाला, बराबर कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक सिंपल सी बात है। अब अपन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालने की कोशिश करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बोल सकता हूं इनिशियल, और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर। और देखो दूसरी बॉडी तो इनिशियली रेस्ट पे ही थी ना, तो उसकी वेलोसिटी जो 0 है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इसका मतलब जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो यही है। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन देखी, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो कि रहेगी हाफ m v स्क्वायर, ये लो m1 के लिए, ऐसे ही हाफ m2 v स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी आई, इन दोनों को करते हैं डिवाइड।
तो इक्वेशन 2 और 1 को अपन डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आइए, ठीक है, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 plus m2 v square divided by half m1 u1 स्क्वायर। मैंने यहां पर पुट कर दिया। नाउ कंजर्वेशन से अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी कि v की वैल्यू क्या है। हमने कंजर्वेशन से इक्वेशन बनाई दैट द वैल्यू ऑफ v इज m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1। सो यहां पर v स्क्वायर की जगह अपन इसको पुट करते हैं। देखो हाफ m1 प्लस m2, ठीक है। अब v की जगह अपन ये पूरी अगर इक्वेशन पुट कर दें, सो व्हाट विल हैपन, ये बनेगा मेरे पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 का स्क्वायर हाफ यहां पर भी। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, ये हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास, तो ऊपर मेरे पास बच रहा है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा मेरे पास m1 u1, सही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 and this will be the ratio of kinetic energy final to kinetic energy initial. Now what is happening, initial velocities cancel हो रही है, इनिशियल वेलोसिटीज कैंसिल हो रही है, u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक m1 ऊपर एक m1 को कट कर देगा, ये लो कट कर दिया। एंड दी फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये जो रेशियो मेरे पास निकल के आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ये फाइनल रिलेशन मेरे पास काइनेटिक एनर्जीज के बीच में निकल के आता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें एक बॉडी रेस्ट पे हो, एक बॉडी मूविंग हो और टकराने के बाद दोनों बॉडी साथ में मूव करने लग जाएं। सो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो सिर्फ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। दैट मींस वेलोसिटीज जो भी है उसमें मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ओनली वी नीड द मासेस। और इसी से अपन डायरेक्टली फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच में रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका रेशियो भी पूछा है, इसकी डिपेंडेंसी भी आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सा एक मेथड है, कुछ नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मोमेंटम भी हम 9th क्लास में जानते हैं। बस हमने तो जो प्लास्टिक जो इन इलास्टिक कोलिजन था उसकी डेफिनेशन से हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, और तो कुछ नहीं किया है। डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं रहेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं रहेगी। जो भी एनर्जी है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिलता है, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। आइए ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को ऊपर वाले रिलेशन से एक रिलेशन बना लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, नाउ वी नो दैट जब भी लॉस निकाला जाता है, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो हम इनिशियल एनर्जी किसी भी इनिशियल क्वांटिटी से अगर फाइनल को माइनस कर दें तो लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लो आपने एक चीज 10 रुपए में खरीदी और अगर आप उसी चीज को 8 रुपए में बाद में बेच रहे हो, तो आपने इनिशियल में से माइनस कर दिया फाइनल को, तो आपको पता चल गया व्हाट इज योर लॉस, आपका 2 रुपए का लॉस हो गया, आपने ऐसे निकाल लिया। तो अपन इनिशियल में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अपन ऊपर वाले रिलेशन से लिख सकते हैं m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये ऐसे लिख दिया। और इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। ठीक है, फाइनल ना लिख करके इनिशियल, दिस इज इनिशियल। ये लो फाइनल को अपन ने इनिशियल फॉर्म में लिखा है ना, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर, अब यहां तक तो अपन को आ गया समझ में। अब अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा मेरे पास m1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस m1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो m1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और m1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद वी गेट द इक्वेशन m2 बाय m1 प्लस m2, ये मेरे पास इक्वेशन आई, मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड दिस इज द लॉस। लेकिन इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऊपर चल के देखूं तो कितना निकल के आया था, हाफ m u1 स्क्वायर के बराबर निकल के आया था डायरेक्टली। इसको उठा के नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे उठा के नीचे वाली इक्वेशन में पुट किया, दिस विल बिकम m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को अपन हाफ m u1 स्क्वायर कर सकते हैं। whenever we put this, जैसे ही मैं पुट करता हूं यहां पर, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, मेरे पास इक्वेशन बनेगी m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2। डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला निकला एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमने दोनों की साथ में वेलोसिटी भी निकाल ली, ये देखो दोनों की साथ में वेलोसिटी जो थी वो भी निकाल ली। फिर हमने इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जीज भी निकाली। फिर हमने इसका रेशियो भी निकाला जो कि सिर्फ मासेस पे डिपेंड कर रहा है, m1 अपॉन m1 प्लस m2। लास्टली अपन ने क्या किया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाली, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया गया है एंड यू गेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज द वेरी सिंपल क्वांटिटी। यहां तक मैं नहीं मानता कुछ भी मुश्किल है। अगर सबको यहां तक क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट आप लोग हैंड रेज करके बता दीजिए that whether it is clear to everyone or not। तो यहां तक अपन ने क्या कर लिया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को भी खत्म कर दिया है। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस कोलिजन टॉपिक के अंदर एक और चीज बचती है विच इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, ये लास्ट टॉपिक बचता है अपने कोलिजन के अंदर। ये खत्म करने के बाद हम सीधा इंपल्स पे चले जाएंगे और इंपल्स को खत्म करके पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। पहले फटाफट बताइए कि किसी को कोई भी डाउट है इस पॉइंट तक, तो आप फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद अपन कल की क्लास के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो कंप्लीट करेंगे एंड इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस को पढ़ेंगे। Now your internals are based upon only one fact.